हेलो एवरीवन, ये हमारा ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का 6th वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनल कंट्रोल। टॉपिक क्या है? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? ये टोटल होता है इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल का। हिंदी का स्लाइड इसके नीचे है, तो इसके बाद हम लोग आपको शो कर देंगे, वहाँ पॉज करके लिख लीजिए। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है? स्पाइसर एंड पेगलर डिफाइन करते हैं इंटरनल कंट्रोल को कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, इज बेस्ट रिगार्डेड एज इंडिकेटिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है। जितने भी तरह के कंट्रोल्स या नियंत्रण स्थापित करती है कौन? मैनेजमेंट, चाहे वो वित्तीय हो यानी फाइनेंशियल हो या ना हो। ठीक है। मतलब जितने भी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। जिसमें क्या क्या आ जाते हैं? इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, और इसके अलावा भी अगर कोई कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया है तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, ये है क्या? ठीक है, इतना तो हमने देख लिया डेफिनेशन। ये एक्चुअली है क्या? सिंपल वर्ड्स में ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका काम एक पर्टिकुलर ढंग से, मतलब सही तरीके से काम चले। ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करती है कि कुछ क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रोसीजर्स या प्रोसेस इम्प्लीमेंट करती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि काम सही ढंग से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसमें जब इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट करेंगे तो वैसे ही आपको फिर ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी का पार्ट है। ठीक है। फिर आप ये अपने आप ही समझ जाओगे। ठीक है। चलो, तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो कंपोनेंट्स क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के? घटक क्या है इसके अंदर, क्या आते हैं? तो पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या हो गए कि कैसा रवैया है ऑर्गेनाइजेशन में, किसका किसका? मैनेजमेंट का और एम्प्लॉइज का। ठीक है। कैसा रवैया है या एटीट्यूड है इन दोनों का, ताकि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, उसका सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं, सही तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो कितने सही तरीके से वो फॉलो हो रहा है, क्योंकि अगर फॉलो ही नहीं होगा तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सही ढंग से काम चले ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए और क्या क्या देखा जाता है? इसके लिए देखा जाता है तो जैसे इसमें ही हमने देखा, तो मतलब कमिटमेंट होना चाहिए कि जो पॉलिसीज ले डाउन है, किस तरह से हमको काम करना है, हम उसको करेंगे, अचीव करेंगे। तो इन दोनों के द्वारा ये कमिटमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? इंटीग्रिटी होना चाहिए, ईमानदारी से वो अपने फंक्शंस को, एक्शंस को कैरी करें। ठीक है। कॉम्पिटेंस होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपना काम करें, वो उसके लायक होने चाहिए। ठीक है। उनको पता होना चाहिए अपना रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है। और उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वो कर सकें। ठीक है। और एक जवाबदेही भी लागू करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल को। तो वो ऑलरेडी फिक्स होता है कि आपका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है, तो ये आपका जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, इसको आप पूरा करेंगे। ठीक है। तो ये आ गया कंट्रोल एनवायरनमेंट में, जिसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी कंट्रोल है वो सही ढंग से फॉलो हो सके। ठीक है। सेकेंड है रिस्क असेसमेंट। ठीक है। अच्छा, तो इसमें रिस्क असेसमेंट में सबसे पहला है रिस्क। तो रिस्क क्या होता है? कोई भी इवेंट, ठीक है, जो कि क्या, जिससे क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को हार्म हो सकता है, मतलब लॉस हो सकता है। ठीक है। कोई भी इवेंट, ठीक है, कोई भी ऐसी घटना जिससे ऑर्गेनाइजेशन को हार्म या लॉस हो सकता है। ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट क्या हो गया कि हम लोग देखेंगे इसमें कि रिस्क को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि अगर हो गए तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है।
एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया इवेंट्स को, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इवेलुएट करेंगे कि हमको कितना लॉस हो सकता है अगर ये इवेंट हो तो। ठीक है। थर्ड में क्या है कि हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम इन इवेंट्स को कैसे मैनेज कर सकें। ठीक है। तो डिटरमाइन करेंगे कैसे हम मैनेज कर सके इन इवेंट्स को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो ये 3 एक्शन लिए जा सकते हैं रिस्क असेसमेंट में। ऐसे मैनेजमेंट की तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो जितने भी तरह के रिस्क हैं उसको वो रोक सके। ठीक है। पर अगर ऐसा मैनेजमेंट नहीं कर पाती है तो मैनेजमेंट के पास फिर से 3 ऑप्शन हो जाते हैं। क्या, या तो वो एक्सेप्ट कर ले उन रिस्क को। ठीक है, तो या तो एक्सेप्ट कर ले रिस्क को, या उसको वो क्या कर सके, जितना लेवल पॉसिबल है वहां तक उसको रिड्यूस कर दे। ठीक है। तो जितना एक्सेप्टेबल लेवल है जहां तक उसको रिड्यूस कर सके वो रिड्यूस करेगी। और तीसरा क्या है कि अवॉइड ही कर दे। ठीक है, कि इस तरह के इवेंट अगर ये अवॉइड ही कर दे तो और अवॉइड करते। ठीक है। फिर क्या है, तो मैनेजमेंट को हमेशा ये देखना चाहिए कि कितने तरह के रिस्क हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कितने तरह के वो रिस्क है उसका वो फिर आकलन करे और उसको संभाले। ठीक है, उसको प्रॉपरली हैंडल कर ले। तो रिस्क जैसा हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी, जैसे इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा होगा, या बीएसटी में भी, कि रिस्क एक्चुअली क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के विद इन भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से जो बाहर है वैसे भी रिस्क हो सकते हैं। तो 2 तरह के हो गए। ठीक है, तो ये रिस्क असेसमेंट फिर से शॉर्ट में क्या है कि इसमें हम लोग जितने भी तरह के रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन रिस्क हैं, इवेलुएट करते हैं कितना हो सकता है और किस तरह से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज़ है। ये कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या हो गए कि इसको कम करने के लिए, मतलब इंटरनल कंट्रोल सही ढंग से काम कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या टूल्स, या इसको अलग भाषा में बोल सके तो क्या क्या प्रोसीजर्स है, क्या क्या पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे वो क्या कर सके, रिस्क को रोक सके या उसको कम कर सके। ठीक है, तो जितने भी टूल्स हैं जो मैनेजमेंट द्वारा स्थापित किए गए हैं, ठीक है, उससे क्या कर सके, वो रिस्क को रोक सके या जितना लेवल तक पॉसिबल है उसको कम कर सके। ठीक है, तो यहाँ मेन फोकस किस पे है, उन टूल्स या प्रोसीजर्स या पॉलिसीज पे, मतलब यहाँ एक्टिविटीज पे ही फोकस कर दिया कि किस तरह से हम कम करेंगे, मेरे पास क्या टूल्स है, मेरे पास क्या प्रोसीजर्स है। ठीक है, उसका फंक्शंस को इसमें वो इम्पोर्टेंट है ताकि हम अपने जो रिस्क है उसको हम कम कर सके या रोक सके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इसको बेटर तरीके से बोल सके तो इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। तो ये आप लिख लेंगे इस पॉइंट में, तो ये ज़्यादा बेटर हमको लग रहा है कि इस पॉइंट को अगर हम लिखें तो बेटर रहेगा। क्या लिखें, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक्चुअली दो तरह से होता है। ठीक है, एक तो इंटरनल हो गया और एक एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, तो इंटरनल में क्या हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनल हो गया, मतलब मैनेजमेंट या जो हम लोग बोलते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है, जो लोग भेजते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है या इनका एम्प्लॉयज़ के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो आ गया। अब एक्सटर्नल क्या आ गया, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो, जैसा हम जानते हैं बाहर से जो कम्युनिकेशन होगा, जैसे सप्लायर के साथ या जितने भी तरह के रेगुलेटरी एजेंसीज हैं। ठीक है, रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे क्या हो गई, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का डील होता है, जैसे गवर्नमेंट की एजेंसीज हो गई, डिपार्टमेंट हो गए। ठीक है, कंपनीज के लिए जो रेगुलेटरी एजेंसीज है वो हो गए। ठीक है,
तो उनसे जो कंप्लायंस होता है, तो बाहर वालों के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और इसमें क्या आ सकता है कि किस तरह से बिजनेस प्रोसेसेस फॉलो होता है, ठीक है। क्या है बिजनेस प्रोसेसेस, क्या स्टेप्स आते हैं बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। तो बिजनेस प्रोसेसेस क्या है, मतलब किस तरह से टोटल वहाँ प्रोसेस चलता है। इसके अलावा किस तरह से वहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे स्टेप में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, ठीक है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन में तो ये महत्व है कि जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ के, मैनेजमेंट के वहाँ के, वो पूरा कर सके, ठीक है। तो सही तरीके से इंफॉर्मेशन जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया है। और एक्सटर्नल वालों के साथ कम्युनिकेशन का क्या महत्व है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, कुछ पालन करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो पालन कर पाए तो समय से वो पालन हो, समय से जितना भी इंफॉर्मेशन बाहर वालों मतलब रेगुलेटरी एजेंसीज को देना है या सप्लायर्स को देना है, तो इफ़ेक्टिवली वो कैरी आउट हो सके, ठीक है, सही ढंग से कैरी आउट हो सके। चलिए लास्ट स्टेप है हमारा मॉनिटरिंग, ठीक है। जो लास्ट कंपोनेंट है हमारा मॉनिटरिंग हो गया। तो मॉनिटरिंग क्या होता है कि रिव्यू हम लोग करते हैं, ठीक है, जितना भी एक्टिविटीज़ है, ट्रांजैक्शंस है। अदर वर्ड्स में इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिवनेस को बरकरार रखने का कोशिश किया जाता है कि सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, वो देख देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर कोई कुछ भी गड़बड़ मिलता है तो हम लोग क्या कर सके, उसको सुधार सके, मतलब टाइमली रेमिडियल एक्शंस ले सके, जिससे जो भी गड़बड़ हो रहा है उसको सुधारा जा सके, वो रिपीट ना हो, क्योंकि रिपीट होगा तो फिर गड़बड़ बस बढ़ता जाएगा। तो उसको चेक कर लिया जाए, ठीक है, टाइमली चेक कर लिया जाए। तो मॉनिटरिंग में बहुत एसेंशियल रोल है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ अगर समझें कि किस तरह से हम काम कर सके ताकि इंटरनल कंट्रोल बरकरार रहे, हमारा सही ढंग से बढ़ सके, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है ये कि इंटरनल कंट्रोल जिस पर्पस के लिए लाया गया था वो कामयाब रहेगा, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल को देखने के लिए कि कितने बेटर तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, या तो इसका दो तरीका है, या तो ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ जो है, मतलब जो एक्टिविटीज़ चल रहा है उसी को हम लोग जांच लेंगे कि वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसी से वो पता चल जाता है, ठीक है। कि जैसे अगर हम लोग बाद में देखेंगे इंटरनल चेक, जिसमें एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय से के द्वारा चेक हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि पकड़ में आ जाता है अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। या हम लोग कभी कभी अलग से सर पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। या बोले तो कि स्पेशली ऑनगोइंग एक्टिविटीज़, मतलब जो चल रहा है, जो रेगुलर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन का, उससे हट के अगर हम क्या कर सके, उससे हट के अगर हम देख सके ऑर्गेनाइजेशन का जो ये काम है, पर्टिकुलरली एक काम को हम लोग देखें कि इसको हमको चेक करना है, इसका इंटरनल कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेपरेटली इवेलुएट कर ले उसी काम को, ठीक है, उसी काम को, एक काम को देख ले कि वो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, तो उससे पता चल जाएगा कि इसके लिए जो इंटरनल कंट्रोल है वो ठीक है कि नहीं। तो दो तरीका क्या हो गया, एक तो पहला कि जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ है, मतलब जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके साथ ही तालमेल देख लिया जाए, उसी में ही उसी से चेक हो जाता है कि हाँ ठीक से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस ये तो जो नॉर्मल है उसी में, जैसे एक एम्प्लॉय का काम जब दूसरा एम्प्लॉय चेक चेक करते हैं तो इंटरनल चेक का ही जो पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें तो कुछ स्पेशली किए नहीं, वो ये तो जैसा
काम चल रहा है उसके द्वारा ही चेक हो जा रहा है, या सेपरेटली इवेलुएट हम करें। ठीक है, तो इसके लिए हम प्लान बनाए प्रॉपर कि चलो ये वाला फंक्शन हम चेक कर लेते हैं, इसका इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं, कैसा काम कर रहा है। तो पर्टिकुलरली एक जगह जाके उसको हम चेक कर लिए कि ये वाला जो काम है ये ठीक से फंक्शन हो रहा है कि नहीं। या हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन को अपना सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑनगोइंग एक्टिविटीज तो चल ही रहा है, कभी कभी या साथ में ही उसका सेपरेट इवैल्यूएशन भी करवा दिए हम। ठीक है, जैसे वो चल रहा है तो उस दिन का काम फिर चेक हो गया कि जो इंटरनल कंट्रोल इसके लिए स्थापित किया गया था वो ठीक से ये पूरा हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया हिंदी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पॉज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का टर्म भी जैसे लिखना है तो इसलिए यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल क्या हो गया, दूसरे प्रकार के नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जितने भी नियंत्रण की संपूर्ण प्रणाली से है, तो इंटरनल कंट्रोल में जितने भी तरह के कंट्रोल्स है सब आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इंटरनल चेक। इंटरनल चेक, ठीक है, इंटरनल चेक क्या होता है, तो स्पाइसर और पेगलर क्या बोलते हैं इसके लिए, ये अरेंजमेंट है स्टाफ ड्यूटीज का, जहाँ पे कोई भी एक पर्सन को ही पूरा कैरी करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, और सारा एस्पेक्ट एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब तक एम्प्लॉयज़ के बीच में, मतलब कम से कम दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के बीच में, या दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के बीच में मिली भगत, या जिसको कॉल्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, जब तक वो ना हो तब तक फ्रॉड नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि काम को तो बांट दिया गया है, एक ही पर्सन के हाथ में तो आ, आ, सारा चीज़ है नहीं एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो उससे क्या होगा, गड़बड़ी होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि जब तक फिर दूसरा पर्सन को भी वो ना मिला ले, ठीक है, या ज़्यादा जन को अपने साथ ना मिला ले, तब तक फ्रॉड नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जन का काम दूसरे जन चेक कर लेंगे तो वहाँ पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ज़रूरी नहीं कि कोई फ्रॉड ही करे, कभी कभी गलती भी होता है, तो गलती, अगर गलती हुआ है तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक जन का काम दूसरे जन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो डी पॉला पॉला भी बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि क्या है, इसमें कंटिन्यूअस इंटरनल ऑडिट कैरी होता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली इंटरनल ऑडिट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक जन का काम क्योंकि दूसरे जन चेक करते रहे, तो ये क्या हो गया, एक तरह का कंटिन्यूअस ऑडिट हो गया। ठीक है, कि लगातार वो क्या हो गया, एक जन का काम दूसरा जन से चेक हो रहा है, क्योंकि एक ही जन के हाथ में पूरा चीज़ तो है नहीं, दूसरे जन भी देखेंगे उस काम को, तो पहले जन का काम ऑटोमेटिकली चेक हो गया। ठीक है, फिर उसके ऊपर से वो जो उनको अपना ऐड करना है, मतलब और उनको जो काम करना है वो भी वो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो सिस्टम जो इंटरनल चेक का है वो किस सिद्धांत पर बेस है, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, कार्यों के विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट है इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द इंटरनल ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर्स है। ठीक है, तो अगर एक ही ऑडिटर है तो इंटरनल ऑडिटर हो जाएंगे, और या तो एक से ज़्यादा है तो इंटरनल ऑडिटर्स। ठीक है, और ये इंटरनल ऑडिटर होते क्या है या कौन करते हैं इसको। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट कैरी होते हैं उन पर्सन्स के द्वारा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरनल जो ऑडिटर हैं वो एम्प्लॉयज़ ही हो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बाहर के व्यक्ति से भी इंटरनल ऑडिट करवा सकती है कि इंटरनल ऑडिट हमारा कर दीजिए, बाहर के फॉर्म को, सीए फॉर्म को अपॉइंट कर सकती है, या किनको क्या रूल क्या है कि किनको अपॉइंट किया जा सकता है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंडेटरी होता है कि वो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करे। ठीक है,
ठीक है, लॉ मैंडेटरी बना देती है कि आपको अपॉइंट करना है। तो इसका हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट वाले वीडियो में। मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 4 था वो, ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, वीडियो नंबर 4 देख लीजिएगा आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट जिसमें था। तो उसमें बताए थे कि कितने किन किन ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी हो जाता है इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना। ठीक है, टर्नओवर और अलग अदर क्राइटेरियाज के ऊपर बेस थे, लिस्टेड है कि नहीं कंपनी, ठीक है, इस तरह की। ठीक है, लोन्स बोरोइंग्स और प्राइवेट कंपनीज है तो ऐसा सा ये लिमिट है, तो वो आप उस वीडियो में देखिएगा। प्लस आप सर्च भी कर सकते हैं उसको, तो सर्च भी करिए जिससे आप लॉ का लैंग्वेज पढ़ें और आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो इसके लिए जो प्रोविजंस है, जो एप्लीकेबल प्रोविजंस है वो कौन सी है? तो सेक्शन 138 सब सेक्शन 1 है जो कंपनीज एक्ट 2013 की। ठीक है, उसको किसके साथ पढ़ना है? रूल 13 के साथ पढ़ना है। ठीक है, कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 का। तो सेक्शन 138 सब सेक्शन 1 क्या बोलती है कि वैसे कंपनीज, ठीक है, जो भी जिनको भी बताया गया है, जो यहाँ पे हमने देखा कि जिन कंपनीज के लिए ये अनिवार्य है कि वो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करे, तो उनको इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा। ठीक है, तो कौन हो सकते हैं ये? या तो सीए होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कॉस्ट अकाउंटेंट, या इसके अलावा कोई दूसरे प्रोफेशनल, जो भी डिसाइड करती है बोर्ड। ठीक है, कि वो क्या कर सके, इंटरनल ऑडिट कर सके। ठीक है, फंक्शंस और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज, मतलब इंटरनल ऑडिट कर सके जो भी फंक्शंस या एक्टिविटीज़ है कंपनी का। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट सिंपल वर्ड्स में क्या हो गया कि जब ऑर्गेनाइजेशन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर्स के द्वारा रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है कि ठीक है कि नहीं। ये एम्प्लॉयज़ हो भी सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को मैंडेटरी है कि उनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। ठीक है, आप पहले की वीडियो में जाके देखिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा, या आप नेट पे सर्च कर लीजिए, बेटर नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, कि किन ऑर्गेनाइजेशंस को मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना। इसके लिए एप्लीकेबल प्रोविज़न क्या है? जो 138 सब सेक्शन 1 है, रूल 13 के साथ पढ़ना है। ठीक है, कंपनीज अकाउंट रूल 2014 का किन किन कंपनी, तो सेक्शन 138 सब सेक्शन 1 क्या बोलती है कि जिन कंपनीज को मैंडेटरी है उनको अपॉइंट करना है, और कौन हो सकते हैं? या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, या कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे, या इसके अलावा कोई प्रोफेशनल होंगे जो भी बोर्ड डिसाइड करती है कि ये हमारा इंटरनल ऑडिट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हिंदी वालों के लिए। यहाँ पे आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे जो आप कलर्स में देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हाईलाइट कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आंतरिक अंकेक्षण उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो संगठन के कर्मचारी कर्मचारी भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे हम लोग को लिखना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, तो ये आप चेंज कर लीजिएगा कि जो संगठन के कर्मचारी हो सकते हैं या 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 नहीं भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा? आंतरिक अंकेक्षण उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो संगठन के कर्मचारी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये छूट गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फिर इसका, जैसा आपको बताए, ये कलर्स में है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किया गया है। चलिए नेक्स्ट इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, जो आज टॉपिक हमने किया है। तो हमने किया सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? जितने भी तरह के कंट्रोल्स है, सिंपल वर्ड्स में, जितने भी कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ये देख सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो उसी ढंग से हो रहा है कि नहीं जिस ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करते समय सोचा गया था। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या आ गए? तो इंटरनल कंट्रोल जैसे हमने देखा, इसमें इंटरनल चेक भी आ गई। ठीक है, इंटरनल ऑडिट भी आ गया,
फिर प्लस इसके अलावा किसी भी तरह के कंट्रोल है, अब आप समझ गए होंगे कि इंटरनल चेक आ गया, इंटरनल ऑडिट आ गया, इसके अलावा अगर कोई और भी तरह के कंट्रोल्स हैं तो वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर ही आ जाएंगे, किसी भी तरह के मतलब कितने भी कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, फिर हमने देखा इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक क्या होता है, एक एम्प्लॉय का काम जब दूसरा एम्प्लॉय चेक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, एक एम्प्लॉय को ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब नहीं दिया जाता है, ठीक है, ये तो उस जिनके पास ये पास होता है काम, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक एम्प्लॉय का काम मतलब एक जन का काम दूसरे जन चेक कर लेते हैं। जैसे बैंक्स में भी आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब मेनली आप चेक देते हो, जो कि कैश चेक जो रहता है, मतलब सेल्फ रहेगा या सिंपल में कि बस किसी का नाम लिखा था, साइन किया होता है, तो उसको देखते हैं। सिर्फ वो जो टेलर मतलब वहाँ काउंटर पे जो बैठे रहते हैं वही नहीं देखते हैं, वो पास होता है अंदर में तो वो भी देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो पास किया जाता है एक जन से फिर दूसरा जन को, तो ये क्या हुआ, एक जन का काम दूसरा जन ऑटोमेटिकली चेक कर लिए। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक जन का काम जब दूसरे जन किसी भी तरह से, और जब वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है, क्योंकि एक ही जन के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, जब जब भी ऐसा होता है कि दूसरे जन को भी पास होता है वो, तो वो अपना काम तो करते ही है, प्लस क्योंकि उनके पास जा रहा है तो जो पहले एम्प्लॉय का काम है वो ऑटोमेटिकली रिव्यू हो जाता है, वो देख लिया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल चेक में हमने देखा, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के एक एम्प्लॉइज दूसरे एम्प्लॉइज के काम को ऑटोमेटिकली देख ले। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर पर ये बेस होता है। इसके बाद हमने देखा इंटरनल ऑडिट, सॉरी इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि क्या होता है कि या तो इंटरनल मतलब एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑडिटर्स, या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ ही है, या नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें फिर क्या होता है, इसमें बताया गया किन किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो जिनको मैंडेटरी है उनको तो अपॉइंट करना होगा। तो फिर बता भी दिया गया कि कौन कौन हो सकते हैं, जो 138 सबसेक्शन 1 है, तो उसमें बताया गया या तो सीए हो सकते हैं, या कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा भी कोई अदर प्रोफेशन हो सकते हैं जो कि बोर्ड के द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है, थैंक यू।